अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए मुक़द्दर नावल का दिलचस्प हिस्सा शुरू हो रहा है। 38 पार्ट नंबर 38। कोई मुजरिम नाजायज़ तौर पर रिहाई हासिल करता था तो रिहा होते ही ज़ीशान की इंतकामी कार्रवाई का शिकार हो जाता था। दुर्दाना को इसीलिए यकीन की हद तक ये शुबा था कि इसका जवान बेटा सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीशान की साजिशों का शिकार हुआ है। जव्वाद वाकई मुजरिम था। दुर्दाना ने बड़े बड़े ज़रिए इस्तेमाल करके इसे सज़ा से बचा लिया था, लेकिन ज़ीशान की दी हुई सज़ाएँ मौत से नहीं बचा पाती। अब वो अपने तौर पर एक चाल चल रही थी। हशमत भी सज़ा का मुस्तहिक़ था और ज़ीशान इसे सख्त से सख्त सज़ा देना चाहता था। ये हशमत इसके खौफ से रोपेश हो गया था, लेकिन अब इसकी क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ़्तारी ज़मानत हो गई थी और वो बड़े आज़ादी से अपने घर चला आया था। इस तरह दुर्दाना बेगम दर पर्दा ज़ीशान को चैलेंज कर रही थी कि लो, इसे भी सज़ा दो, हमने तो इसे क़ानून की गिरफ़्त से बचा लिया है, अब तुम क्या करोगे। ज़ीशान ये समझ रहा था कि दुर्दाना ऐसे मुजरिमों के रिकॉर्ड जमा कर रही होगी जो अदालत से तो रिहाई पा चुके थे, लेकिन ज़ीशान की इंतकामी कार्रवाई का शिकार हो गए थे। इन मुजरिमों की फ़हरिस्त में जव्वाद का भी नाम होगा और इसके बाद वो चाहती थी कि इस फ़हरिस्त में हशमत का भी नाम आ जाए और ये साबित हो जाए कि ज़ीशान एक क़साई अफसर है। वो अदालत के फ़ैसलों का एहतराम नहीं करता है, अपने तौर पर फ़ैसला करता है और मुजरिमों को सज़ा देता है। दुर्दाना बेगम की ये चाल अच्छी तरह समझ में आ गई थी और ज़ीशान ऐसा नादान नहीं था कि हशमत को नुकसान पहुँचाता। इसने ये तय कर चुका था कि एक तवील अरसे तक हशमत से दूर रहेगा, फिर कभी मौका देकर इसे ऐसे किसी हादसे से दो चार करेगा जिससे ये साबित होगा कि वो एक इत्तेफाक़ी हादसे में अपाहिज हो गया या फिर मारा गया। वो टहल रहा था और सोच रहा था कि फिर रुककर दरवाज़े की तरफ देखने लगा। अस्मा दरवाज़ा खोलकर खाने की ट्राली ला रही थी और कह रही थी, शाम के 5 बजने वाले हैं, आज हम में से किसी ने लंच नहीं किया है। मसाइल तो हर घर में पैदा होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए। वो दोनों खाने के लिए ट्राई की तरफ बैठ गए। अस्मा ने पूछा, क्या आईनी का मसला परेशान कर रहा है। देखिए, अब वो बालिग हो चुकी है और फिर वकील अंकल भी कह रहे हैं कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकती है, तो इसे अपने फ़ैसले करने दें, कहाँ तक ना परेशान हो रहे हैं। अस्मा, ये तो सोचो, इसका फ़ैसला गलत है, पाशा जानी उरुज गलत है, दोनों मिलकर आईनी को धोखा दे रहे हैं और ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो आधी रात के बाद उरुज से मिलने गया था और अपनी ड्यूटी छोड़कर इसे क्वार्टर में ले गई थी। क्या इससे साफ ज़ाहिर नहीं होता कि दोनों के दरमियान बेशर्मी की हद तक बेतकल्लुफ़ी है। मैं मानती हूँ इनकी बेशर्मी साफ ज़ाहिर हो रही है, लेकिन जब आईनी ही नहीं मान रही है और ये कह रही है कि आधी रात के बाद होने वाली मुलाकात का इल्म इससे पहले से था, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। वो लुक़मा चबा रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसमें सच बात तो मैं उरुज को बेहया नहीं समझती। हम इसे पिछले 6 बरसों से देखते आ रहे हैं। वो आईनी को दिलो जान से चाहती है, इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दे सकती है, फिर पाशा के मामले में इसे धोखा क्यों देने लगी। और ये बात तो साफ़ है कि इसने आधी रात के बाद पाशा से होने वाली मुलाकात के बारे में आईनी को पहले से मुताला कर दिया था। इस्मा ने ज़ीशान को ऐसी नज़रों से देखा जैसे समझना चाहती हो कि इसकी बात का असर हो रहा है या नहीं। फिर इसने कहा, आप खुद ही इस बात की गवाह हैं कि जब आप इसके क्वार्टर में गए थे और दरवाज़ा खोला तो वो गुनाहगार की हैसियत से दिखाई नहीं दिए। उरुज ने तो साफ कह दिया था कि वो अभी मेडिकल चेकअप कराने के लिए तैयार है, जिससे इसकी बेगुनाही साबित हो जाएगा कि वो गुनाहगार नहीं है। फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं। इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, फिर दूसरा लुक़मा मुँह में डालकर चबाने लगा। वो बोली, आप क़ाइल हो रहे हैं मगर कुछ कह नहीं रहे हैं। आप क़ाइल हो रहे हैं मगर कुछ कह नहीं रहे हैं। वो बोला, अस्मा, तुम मेरी इतनी महबूब हस्ती हो कि तुम्हारे सामने मैं अपनी कोई कमज़ोरी नहीं छुपा सकता। तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ बात को मान लेता हूँ। इस वक्त तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो
अव्वल तो मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, और जब आता है तो मैं इस वक्त कुछ सोचता नहीं हूँ, जो दिमाग में आता है कर गुज़रता हूँ। अब आप ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, प्लीज़ अपने दिल की बात कहने दीजिए। इसने एक घूंट पानी पिया, फिर बोला, मुझे इस वक्त ख़याल करना चाहिए था कि उर्स सच्ची और खरी है, तभी मेडिकल चेकअप के लिए राज़ी हो गई है। जो लोग सच्चे होते हैं हर तरह की आजमाइश से गुजरने पर तैयार हो जाते हैं। अस्मा ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप तो बहुत अच्छे हैं। जब उरूज की तरह अपने दिल साफ़ हो रहा है तो पाशा की तरफ से भी आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। ऐनी और उरूज ने इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ देखी होंगी, तभी इसकी तरफ माइल हुई होगी। एक इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, दूसरी इस सिलसिले में इसे ताउन कर रही है। ऐसे वक्त हमें इनका साथ देना चाहिए। आज तमाम दिन दोनों लड़कियां अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं, और हम इनमें से किसी का हमने साथ नहीं दिया। तुम दुरुस्त कहती हो, ना जाने क्यों मेरा दिमाग पलट गया था। अब हैरान हो रहा हूँ कि दुर्दाना ने कैसे मुझे अपनी बातों से क़ायल कर लिया था, और मैं इस बात पर राज़ी हो गया था कि मैं पाशा को आज शाम बहरहाल यहाँ आने से रोका जाए। इस्मा ने चौंक कर ज़ीशान को देखा, फिर पूछा, इसका मतलब उरूज आपके ख़िलाफ़ सच बोल रही थी कि पुलिस वालों ने पाशा पर फायरिंग की थी? नहीं, मेरे किसी आदमी ने पाशा पर कोई गोली नहीं चलाई। ये दुर्दाना का कारनामा है। मुझे रफ्ता रफ्ता मालूम हो रहा है कि वो बहुत पहुँची हुई है। आजकल एक ऐसे शख्स पनाह में है जो बहुत वज़ीर ज़रिया का मालिक है। इसके हाथों में बहुत से अख्तियारात हैं जो शायद यहाँ के हुक्मरानों के पास भी नहीं होंगे। अस्मा ने नागवारी से कहा, वो तो मुझे एक आँख नहीं भाती है। कमबख्त इस घर से चली गई थी, लेकिन बेटे की मौत का मातम करते हुए वापस आ गई। मगर इसकी मक्कारी देखें कि इसने यहाँ आकर बेटे की ज़्यादा बातें नहीं की। ऐनी ने मसले को ही उछालती रही और उर्र पाशा पर कीचड़ उछालती रही। इसे इन दोनों से दूर करने के लिए इसके पीछे गोली चलाने वाले दुश्मन लगा दिए। आप ऐनी को दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन वो इसके ख़िलाफ़ अपने अंदर जहर भर कर चली गई थी। वो तो नागिन से भी जहरीली है, इससे दूर रहना चाहिए। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, अब इससे दूर नहीं रहा जाएगा। वो ऐसी चाल चल रही है, इसकी चालबाजियों को समझने के लिए इसे अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए इससे मिलते रहना होगा। जब ऐनी और उरूज इसे अपने मामलात में किसी कदर की मदाखलत करने की इजाज़त नहीं देगी तो फिर वो ना हमारे दरमियान आएगी, ना हमारे ख़िलाफ़ कुछ कर पाएगी। इसमें तुम समझ नहीं रही हो, नफ़रतों व अदावतों के बीच बो गई है। अब हमें फसल काटनी है। वो परेशान होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इसकी बातों पर आकर उरूज और ऐनी से नफ़रत की है, इनकी खुशियों और फ़ैसलों की मुखालिफत की है। इस तरह इनके दिलों में मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत भर गई है। ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। आप अभी जाएंगे, इन्हें मोहब्बत से पिचकारेंगे तो दौड़ती हुई आकर आपके गले लग जाएंगी। मैं जानता हूँ वो दिल की अच्छी है, मगर मुझसे फिर मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन इनके दिल से ये मैल कैसे धोया जाए कि मैंने पुलिस वालों के ज़रिए पाशा पर फायरिंग कराई है। वो इसके शाने पर हाथ रख कर बोली, मैं इन्हें समझाऊंगी कि ये सब दुर्दाना की चाल है। आप फ़िक्र ना करें, तुम दुर्दाना की दूसरी चाल को नहीं समझ रही हो। तुम ये नहीं जानती कि दुर्दाना ने हशमत के क़बल अज़वत गिरफ़्तारी ज़मानत ली है ताकि वो रोपेश ना रहे, खुले आम तौर पर घूमता फिरे, ताकि मैं इस पर हमला कराऊं, इसे इसके लिए नुकसान पहुंचाऊं कि इसने मेरी बहन की इज़्ज़त पर हमला किया था। और वाकई मैं ना तो कभी ये भूल सकता हूं और ना ही कभी हशमत को माफ़ कर सकता हूं। दुर्दाना यही चाहती है कि इसे मेरे ख़िलाफ़ एक और सबूत मिल जाए, लेकिन मैं ऐसी नादानी नहीं करूँगा। खुदा का शुक्र है आप इस तरह दानाई से काम लेंगे तो दुर्दाना अपनी चालबाजियों में नाकाम रहेगी। इसने इनकार में सर हिलाया। इस्मा ने पूछा, क्यों, क्या ऐसा नहीं होगा? नहीं इस्मा, वो बहुत मक्कार है। अब मुझे इसकी दूसरी चाल समझ में आ रही है, और ये कि अगर मैंने हशमत को नुकसान ना पहुंचाया तो अपने आदमियों के ज़रिए इसे नुकसान पहुंचाएगी और हो सकता है इसे हलाक ही करा दे। तुम ये देख रही हो कि वो पाशा के ख़िलाफ़ क्या कर रही है।
इस पर भी हमला करवा रही है और इसका इल्ज़ाम मेरे सर आ रहा है। ये औरत तो चुड़ैल बन गई है, आईनी की सौतेली माँ है, मगर आपसे दुश्मनी कर रही है। आपको इसकी चालबाजियों का तोड़ करना चाहिए। हाँ, वो तो करना ही होगा, लेकिन इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। इस कमबख्त ने अपनी पनाहगाह बहुत ऊंची जगह बनाई है। बाहर हादी मियाँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में कह रहा था, अगर मेरी बहन मर चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईनी मेरी भांजी नहीं रही और मैं इसका मामू नहीं हूँ। गज़ब खुदा का, अभी शादी हो रही है और अभी मुझे इत्तला दी गई है जैसे मैं कोई गैर हूँ। दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी। ज़ीशान ने कहा, अंदर आ जाएं, दरवाज़ा खुला है। हादी मियाँ ने अंदर आकर इन्हें देखते हुए खाते पीते देखा, फिर कहा, वाह, खूब खाना पीना हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हमें अच्छे वक्त कोई नहीं पूछता। हादी मामू बुरे वक्त पर ही याद आते हैं। खुदा न खास्ता लड़का ऐसा वैसा निकला तो बाद में यही बात आएगी कि मैं किस नाम का सगा मामू था। मैंने लड़के के बारे में छानबीन क्यों नहीं की। अब दुनिया वाले तो यकीन नहीं करेंगे कि मुझे इतने बड़े होने वाले फ़ैसले से बेखबर रखा गया है, यहाँ तक कि मैं यानी आईनी का सगा मामू दूल्हे का नाम तक नहीं जानता। नाम नहीं जानता तो इसकी हिस्ट्री कैसे मालूम होगी। जब इसकी हिस्ट्री मालूम नहीं होगी तो ये कैसे मालूम होगा कि इसके लक्षण क्या हैं। क्या वो नशा करता है, किसी छोटे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मेरी इतनी दौलतमंद भांजी को इसने अपनी तरफ मायल कैसे कर लिया। या तो वो बहुत काबिल है या फिर बहुत शातिर है। इस्मा ने कहा, मामू आए, आराम से बैठें, हमारे साथ खाना खाएं, हम आपको लड़के के बारे में बताते हैं। वो आगे बढ़ते हुए बोला, अब मैं इसके बारे में सुनकर क्या करूँगा। अगर वो टेढ़ा है तो क्या इसे सीधा कर दूँगा। फिर वो खाने की ट्राली के करीब ही एक कुर्सी पे बैठते हुए बोला, खाने में क्या है। वो चिकन खुरमा है, ज़रा देना। ये जो तुम अभी इस लड़के के बारे में क्या जानते हो। क्या भाभी और आफ्ताब भाभी मुझे पहले से नहीं जानते थे। अस्मा ने चिकन खुरमे की डिश इसकी तरफ बढ़ा दी। शीशर ने कहा, अंकल, कल से पहले इसे कोई नहीं जानता था। वो एक प्लेट में सालन डालते हुए बोला, तुम तो कल बताना चाहते थे कुछ, तो इस लड़के के बारे में जानकर अपना फ़र्ज़ अदा कर देता। आदि मामू, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। वैसे कल हमने लड़के को लेकिन नहीं जानते थे कि आईनी आज अचानक इससे शादी का फ़ैसला करने का फ़ैसला सुना देगी। इसे समझाना तो चाहिए कि इतना बड़ा फ़ैसला वो तना नहीं करेंगे। हम इसके बुज़ुर्ग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर किस वक्त के लिए हैं। क्या हम शादी में सिर्फ नान और खुरमा खाने के लिए हैं। और ये तुमने क्या खुरमे की डिश दी है, मगर नान नहीं है, मतलब लेग पीस नहीं है। मुर्गी की टांग शौक से खाता हूँ। अस्मा ने ज़रा नागवारी से कहा, जो है इससे गुजारा करें, आप वक्त देखें, हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। मुर्ग की रानें किसी ने खाई होगी। फलक आफ्ताब बाद आपको मुर्ग मुसम्मिल मिल जाएगा। आदि मियाँ ने एक लुकमा चबाते हुए ज़ीशान की तरफ झुककर बड़ी राजदारी से पूछा, मियाँ, वैसे ये मालूम तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अचानक शादी क्यों हो रही है। हम तो अपने हैं, लड़की पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। दुनिया वाले तो पूछेंगे क्या शादी से पहले कोई गड़बड़ थी। ज़ीशान ने घूर कर मामू को देखा, फिर कहा, आप सीधे होकर बैठें और खाना खाएं। आप मेरी तरफ से इस तरह शक कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। मियाँ, इतने गैरतमंद ना बनो। तुम अगर भाईजान हो तो मैं मामू हूँ, वो भी सगा मामू। मुझे मालूम होना चाहिए कि आईनी की शादी यूँ अचानक क्यों हो रही है। आईनी की मर्ज़ी से है, क्या आप इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रोक सकेंगे। वकील अखलाक अहमद भी इसके हिमायत में है, क्योंकि वो बालिग है और अपने वालिद महरूम के मुताबिक शादी का फ़ैसला खुद कर सकती है। कोई बात नहीं, क्या इसने आफ्ताब भाई की भी रजामंदी हासिल नहीं की। आईनी ने अपने फ़ैसले में किसी को शामिल नहीं किया है, वो राज़ी है। ये सब कुछ कर रही हो, अपनी इसकी खुशी है। आप भी खुश हैं, इसलिए शादी में शिरकत
करने आए हैं। वो लुक़मा पर लुक़मे चबा रहा था और घटी घटी आवाज़ में बोल रहा था, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजबूर होकर आया हूँ। वो मेरी भांजी है, इसकी खुशियों में तो शरीक होना ही पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, क्या ख़ानदान में जवान लड़कों की कमी थी? सदाकत को ही देखो, क्या कब्रू जवान है, आईनी को दिलो जान से चाहता है। हम ख़ानदान वाले करीब रहकर भी इसका दिल जीत ना सके और बाहर वाला आकर इसे जीत कर ले जा रहा है। हमारे लिए डूब मरने की बात है। देखें, पहले शादी हो जाने दें, फिर इसके बाद सब जीने मरने का फ़ैसला करें। हादी मियाँ ने घूर कर इसे देखा, फिर कहा, क्या तुम मेरी बातों को मजाक में उड़ा रहे हैं? आप तो खुद अपना मजाक बना रहे हैं। ये जानते हैं कि आप आईनी के फैसले के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। अगर करने का हौसला है तो अभी कर दिखाएं, वरना जो हो रहा है इसे खामोशी से बर्दाश्त करें। क्यों बर्दाश्त करूं? अगर हम तमाम बुज़ुर्ग एकजा हो जाएं, यानी कि मुत्तहद होकर ये फ़ैसला सादर करें कि आईनी इस वक्त तक इस लड़के से शादी नहीं करेगी जब तक कि हम इसके बारे में इंक्वायरी ना कर लें। इस तरह आज की शादी टल जाएगी, फिर बाद में हम ये शादी होने ही नहीं देंगे। अगर हम आपस में मुत्तहद रहेंगे तो क्या नहीं कर सकते? मैंने कहा, ना, हम कुछ नहीं कर सकते। आप करना चाहें तो करें, हम आईनी की खुशी में खुश हैं। वो प्लेट साफ़ करते हुए बोला, देखो मियाँ, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात करने आया हूँ। आप हमारे फ़ायदे की क्या बात करेंगे? यही कि मेरा बेटा सदाकत अगर आईनी के काबिल नहीं है तो बाबर, यानी कि तुम्हारा भाई, तो इसके काबिल है। मैं तुम्हारे भाई से आईनी की शादी कराना चाहता हूँ। इसकी तमाम दौलत जायदाद को इसी घर में रहना चाहिए और तुम लोगों के पास रहना चाहते हैं। फलक नाज और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रही थी, लेकिन हादी मियाँ की बातें सुनकर रुक गई। फिर वहाँ से तड़ाक कर बोली, वाह हादी भाई वाह, अभी तो ड्राइंग रूम में मुझसे कह रहे थे कि बाबर मगरूर है, नाहल है, आईनी की शादी मेरे बेटे अदनान से होनी चाहिए। अगर मैं आपका साथ दूं तो आज आईनी की शादी रुक सकती है, काया पलट सकती है। पाशा के बजाय इसकी शादी अदनान से हो सकती है। लेकिन यहाँ आकर पैतरा बदल रहे हैं, ज़ीशान के सामने मुँह देखी बातें कर रहे हैं। हादी मियाँ ज़रा गड़बड़ा गए, फ़ौरन ही बात बना सके। फिर बोले, देखो नाज, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। मैंने तुमसे ये कहा था कि आईनी की जायदाद को इसी घर में रहना चाहिए और इसका तरीका ये है कि इसकी शादी या तो तुम्हारे बेटे से हो जाए या फिर बाबर से। भाई हम ख्याल और मुत्तहद होंगे तभी ही बात बन सकेगी। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, चिकन खुरमा खाओ, शामी कबाब भी हैं। अच्छा, हम अच्छा खाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, तभी घर की चीज़ को घर में रख सकेंगे। आसमा ने कहा, नहीं रख सकेंगे। हादी मियाँ ने पूछा, क्यों नहीं रख सकेंगे? इसलिए कि 6 शादी कबाब थे, आप 5 खा चुके हैं, अब ये 6ठा भी आप बातों ही बातों में खा जाएंगे, तो फिर घर की चीज़ घर में कैसे रख सकेंगे? ओ, तुम बिल्कुल ही भूली हो, मैं शामी कबाब की नहीं, तुम्हें आईनी की बात कर रहा हूँ। फलकनाज ने कहा, तो फिर यहाँ क्यों बातें बना रहे हैं? साथ वाला कमरा आईनी का है, वहाँ जाएं, इससे कहें कि वो ख़ानदान से बाहर शादी ना करे तो इसी घर के किसी लड़के से और करें तो इसी घर के लड़के से करें। हाँ, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा। क्या मैं इससे डरता हूँ? आखिर इसका बुज़ुर्ग हूँ, सग्गा मामू हूँ। मैं तो पहले ही इसके पास जा रहा था। दरवाज़े पर दस्तक दी तो अंदर से उरूज ने कहा, बाद में आए, आईनी अभी तैयार हो रही है। ज़ीशान ने कहा, वो तैयार हो चुकी होगी। अब आप हम पर मेहरबानी करें और यहाँ से जाएं। वो ज़रा खफ्तगी से बोला, यानी कि मैं तुम लोगों पर बोझ हूँ, नाकाबिल बर्दाश्त हूँ। यहाँ से जाऊँगा तो मेहरबानी करूँगा। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आईनी के पास जाएं और इससे कहें कि आप घर की चीज़ घर ही में रखना चाहते हैं। अगर आप इसे राज़ी कर लेंगे तो ये हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। वो उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, मैं खूब समझता हूँ, आखिर पुलिस वाले हो ना, बातों को घुमाना खूब जानते हो। मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ।
कि तुम्हारे ताने ना समझ सकूं। जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ बोलता हुआ दरवाज़े पर आया। नाज ने इसके लिए दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। वो वहाँ रुक कर बोला, मेरी नेक नियति किसी की समझ में नहीं आती। मैं तो अदनान और बाबर की हिमायत में बोल रहा हूँ। दोनों में से किसी एक को इन्हीं से मंसूब होना चाहिए। लानत है मुझ पर जो मैं इस घर की भलाई के लिए सोचता हूँ। वो आखिरी शामी कबाब भी खाने नहीं दिया गया और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। वाह मियाँ वाह, क्या तोता चश्मी है। इसने नागवारी से इन सब को देखा, फिर कमरे से बाहर आ गया। तेज़ी से चलता हुआ 7 वाले कमरे के दरवाजे पर पहुँचा। वहाँ दस्तक दी। अंदर से उरूज की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? वो बड़ी नरमी और मोहब्बत से बोला, बेटी मैं हूँ, ऐनी से कहो हादी मामू आए हैं। वो दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर आया तो ऐनी और उरूज ने इसे सलाम किया। वो इनके सलाम का जवाब देने के बाद बोला, हाँ आज तो मेरी बेटी बिल्कुल दुल्हन लग रही है। उरूज ने कहा, हादी मामू इसे दुल्हन बनाया गया है, इसीलिए दुल्हन लग रही है। हाँ हाँ मुझे पता है, ये तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया जो शादी का फ़ैसला कर लिया। हादी मामू हम दोनों की शादी नहीं हो रही, सिर्फ ऐनी की हो रही है। इसी ने ये फ़ैसला किया है। हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि शादी यानी ऐनी से है, लेकिन हर मामले में फ़ैसला तो तुम दोनों मिलकर ही करती हो। तुम्हारे मशवरे के बगैर ऐनी कभी इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकती। उरूज वहाँ से चलती हुई सिंगार मेज़ के करीब आ गई। बैग में हाथ डालकर आई ड्रॉप्स की शीशियाँ निकालती हुई बोली, ऐनी बेड पर लेट जाओ, आँखों में दवा डालनी है। हादी मियाँ ने कहा, तुम इसकी आँखों में क्यों दवा डालती रहती हो? कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। क्यों तुम्हें साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा है? वो बोली, नहीं मुझे हर चीज़ धुंधली दिखाई दे रही। उरूज डॉक्टर है और ये आई स्पेशलिस्ट के मशवरे से मुझे दवाएं देती है। उरूज ने कहा, आई स्पेशलिस्ट जो दवाएं हैं मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। वो बोला, तो फिर फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? फ़िलहाल तो इतना ही फ़ायदा पहुँच रहा है कि बीनाई बहाल रहेगी, इसे धुंधला सा नज़र आता रहेगा। ये हमारी दुनिया को इस हद तक तो देख सकती रहेगी। एक मुलाजिमा ने आकर उरूज से कहा, आप आए हुए हैं, आपको पूछ रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। ऐनी ने कहा। उरूज पहले तो नीचे जाओ, मम्मी और मुलाकात कर रही है। आई ड्राफ्ट बाद में भी डाले जाएगी। उरूज ने कहा, वो तुझसे मिलना चाहेंगे। ठीक है तू चल, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। नहीं, जब तक निकाह ना हो जाए कमरे के अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना है। डैडी को यहाँ ले आती हूँ। हादी मियाँ ने कहा। उरूज ठीक कहती है, घूंघट में छुपा कर रखा जाए तो इसका चेहरा खूबसूरत रहती है। उरूज चली गई। हादी मियाँ दवाओं की तरफ देख रहा और सोच रहा था कि अगर मुसलसल दवाएं ना डाली जाएं इतने के काबिल नहीं रहेगी। हो सकता है ये अभी बीनाई से सदमा पहुंचेगा तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इसने पूछा, बेटी क्या तुम ये दवाएं मुसलसल इस्तेमाल करती रहती हो? इसने कहा, सर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन कल से मुकम्मल नागा हो रहा है। रात से अब तक मैंने एक बार भी ये दवा नहीं डाली गई है, तो आँखों में तकलीफ़ हो रही होगी। दोपहर को मैंने तकलीफ़ महसूस की थी, लेकिन अभी गिरफ्तार थी तो दो दवा इस्तेमाल ना कर सकी। हादी मियाँ ने दिल ही दिल में कहा, अगर मैं ये दवा ना डालूं तो शायद आँखों की तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाएगी। वो सोचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। हादी मियाँ ने दिल ही दिल में कहा, अगर अब मैं ये दवा डालने ना दूं तो शायद आँखों की तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाएगी। और वो सोचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सिंगार में से करीब आ गया। दवाओं की एक शीशी को उठाकर बोला, तुम किसी स्पेशलिस्ट से ये क्यों नहीं कहती कि ये दवाएं तब्दील की जानी चाहिए? शायद नई दवाओं से कोई अफाका हो जाए। ऐनी ने इसे अपने मामू के हाथ में एक शीशी देखी। इसने पूछा, क्या मैं तुम्हें धुंधला सा दिखाई दे रहा हूँ? ऐनी ने कहा, जी हाँ, अब तो नज़र बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई है। बस उरूज आकर दवा डाल देगी। क्या इस दूसरी शीशी की भी दवा इस्तेमाल करती हो? ऐनी ने सर झुकाकर इस दूसरी शीशी को देखा। इसके ऊपर नीचे रखी हुई थी। तो हादी ने इसे अपनी हाथ में पकड़ी हुई शीशी को ज़ोर से फर्श पर दे मारा। वो शीशी एक झटके के साथ
ही चुकनाचूर हो गई थी। इसके अंदर की 2 दवा फर्श पर बिखर कर फैल गई थी। एनी ने हैरत से पूछा, मामू जान, ये आप क्या किया? बेटी, वो मैंने कुछ नहीं किया। शीशी मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ी है। बेटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपना दुश्मन समझ गई हो? क्या मैंने जानबूझकर शीशी गिराई है? यूँ मुझे बहाना ना करो, शर्मिंदा ना करो। मैं तुम्हारा सगा मामू। ठीक है, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन आज आकर आप पता नहीं इनमें से कौन सी दुआ मेरी आँख में डालने वाली थी। वो परेशान होती हुई बोली, उरुज आएगी तो मैं अभी इससे इस दवा का नाम लिखवाऊंगा और फ़ौरन किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले आऊँगा। वो अपने मामू की तरफ से मुंह फेर कर बेड की तरफ आई, फिर इसके सरे पर बैठ गई। हादी मियाँ इस दूसरी शीशी इसकी मुट्ठी में देख रहा था। वो सोच रहा था, वो इस शीशी को कहीं रखे तो मैं इसे चुरा कर यहाँ से ले जाऊँगा। आज इसकी आँखों में दवा ना डाली जाए तो बेहतर होगा। अगर काजी साहब के आने तक इसकी आँखों में जलन शुरू होगी, वो तकलीफ़ बढ़ने लगी तो फिर निकाह नहीं पढ़ाया जा सकेगा। वो सोच रहा था, मैं ऐसे वक्त निकाह पर एतराज़ करूँगा। एक तो फ़ोन पर निकाह पढ़ाया जा रहा है और दूल्हा नज़र से ओझल रहेगा, उधर दुल्हन की बिनाई ना होने के बराबर होगी, तकलीफ़ में मुब्तला रहेगी। ऐसे वक्त मैं तो क्या, सब भी कहेंगे कि निकाह तो मुलतवी कर दिया जाए, आज ना सही कल पढ़ाया जाए, और कल कभी नहीं आता। वो सगा मामू सोच रहा था कि इसकी सगी भांजी आज ही किसी तरह अंधी हो जाए। इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती थी अगर वो कोई साजिश ना करता। जो दवाएं रखी हुई थी इन्हें इस्तेमाल करने का मौका देता, यूँ इसकी मुराद पूरी भर आती। बाज़ औक़ात साजिश करने वाले ये समझ नहीं पाते कि अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो चाल चल रहे हैं वो चाल इन्हीं नुकसान पहुंचाने के बजाय उल्टा फ़ायदा पहुंचा रही है। इस मुसर दवा की दूसरी और आखिरी शीशी इन्हीं की मुट्ठी में थी। हादी मियाँ इस आखिरी कोशिश से भी इसे महरूम कर देना चाहते थे। हादी मियाँ इस आखिरी शीशी से भी इसे महरूम कर देना चाहता था। इधर हादी मामू तदबीर कर रहा था, उधर ऐनी तकदीर और तदबीर के दरमियान बैठी हुई थी। आने वाले लम्हात में फ़ैसला होने वाला था कि वो आखिर शीशी हादी मियाँ के हाथ लग जाएगी और वो अंधी होने से बच जाएगी, या फिर हादी मामू नाकाम रहेंगे और शीशी की ख़तरनाक दवा इसकी आँखों तक पहुँच जाएगी। मैं ऐसे ही तमाशे करता हूँ। इस तमाशे के किरदार हादी मियाँ को ऐनी का बदतरीन दुश्मन बना सकता हूँ और रहमत का फ़रिश्ता भी। गुल खानम का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आइंदा फ़लक सिकंदर हयात महरूम के ख़ानदान में और ज़ीशान इस्मा के ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करने वाली थी। ये बयान करना ज़रूरी है कि गुल खानम किन मराहल से गुज़रती हुई ख़ानदान तक पहुँचने वाली है। अभी तो वो यावर खां के गुस्से और बेएतमादी की सज़ा भुगत रही थी। इसने गुस्से में आकर इसे तलाक देती थी और अब वो मुतालिका की हैसियत से इद्दत के अयाम गुजार रही थी। इसने ख़ुद को अपनी कोठी में मुक़िद कर लिया था। 4 माह और 10 दिनों तक ना तो किसी से नामहरम से मिलना था और ना ही किसी से बात करनी थी। इसे सख्त पर्दे में रहना था, लेकिन यावर खां इसे तलाक देने के बाद बुरी तरह पछता रहा था। इससे रुजू करना चाहता था। अगरचे वो गुस्सेवार था, लेकिन इसका दीवाना था। गुल खानम भी कुछ कम न थी। शादी से पहले इसकी दीवानी हो गई थी। माँ बाप और घर वालों की मुखालिफत के बावजूद इसने यावर से शादी की थी। पिछले 3 वर्षों में इन दोनों ने एक दूसरे को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था और एक दूसरे के लिए आदी हो गए थे कि अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पर रोक रहा हूँ। पार्ट 37 मुक़द्दर नावल जारी है। एंजॉय कीजिए, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।